हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एन के जोशी सर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, पावर शेयरिंग जो है वो क्लास 10th का एसएस का चैप्टर है सिविक्स में, आपको पता है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग की, ठीक है ना, डिटेल में कि भाई पावर शेयरिंग रिलेटेड है हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में या डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ दो स्टोरीज हम लोग बात करने वाले हैं, बेल्जियम की और श्रीलंका की। चलिए पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। विद दिस चैप्टर वी विल रिज्यूम द टूर ऑफ द डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर इन क्लास 9th अबाउट व्हाट इज द डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। आपको पता होगा ना, तो वहाँ हमने डेमोक्रेसी स्टार्ट किया था, वही स्टार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड वी हैव नोटेड last year that in democracy all power does not rest with one organ of the government or state or one person। ये हमने अच्छी तरह से नोट कर लिया है लास्ट जो हमारा 9th का जो चैप्टर था, व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी में, कि भाई डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि पावर शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पावर किसी एक के साथ में रहती है ना तो बहुत दिक्कत भी दे सकता है। ये और डिटेल में आपको बेल्जियम की स्टोरी और हमारी श्रीलंका की स्टोरी आपके कंफर्म कर देगी, ठीक है। एंड सो एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, एंड जुडिशरी यानी न्यायपालिका, ये ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। इन तीनों में इंटेलिजेंट शेयरिंग होता है पावर का, उसी को हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। अगर ये इंटेलिजेंट शेयरिंग नहीं हो तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी होगा, ये भी इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी, ये कंफर्म हो जाना चाहिए। इन दिस एंड द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स, जो फर्स्ट वाला है पावर शेयरिंग एंड दूसरा आपका फेडरलिज्म, ये 2 चैप्टर में वी विल कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड, ठीक है। ये आपको अब तक अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सो वी स्टार्ट विद द स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा, ये तो है हमारा ओवरव्यू कुल मिला के, ठीक है ना। तो बेल्जियम और श्रीलंका की बहुत दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल द डिमांड्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये यहाँ पे बेल्जियम की और श्रीलंका की जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जो भी डिमांड्स हो रही है पावर शेयरिंग की, किस तरह से वो हैंडलिंग कर रहे हैं, ये समझ में आएगा हमको। एंड द स्टोरी आल्सो यील्ड सम जनरल कंक्लूजन्स अबाउट द नीड फॉर पावर शेयरिंग in democracy, and this allows us to discuss various form of power sharing that we will be taking up in the following 2 chapters। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि भाई इस चैप्टर में हम लोग एक कंक्लूजन पे आएंगे कि भाई पावर शेयरिंग रिलेटेड है, यानी रिस्क की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस चैप्टर को जब आप समझोगे। और दूसरा, वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये भी आपको समझ में आएगा कि भाई अगर नीड है पावर शेयरिंग की तो किस तरह से हम लोगों को पावर शेयरिंग डिवीज़न करना चाहिए, पावर का किस तरह से हमें शेयर करना चाहिए, ये भी आपको समझ में आएगा इस चैप्टर के जरिए। ओके, सो बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले हम लोग बेल्जियम की थोड़ी बहुत उसकी जियोग्राफी, एथनिक कंपोजिशन, ये थोड़ा देख लेते हैं। सो बेल्जियम जो है ना, वो आपका एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में, ठीक है। अगर साइज़ की बात करें एरिया वाइज, तो ये हरियाणा जो हमारा स्टेट है इंडिया में, उसके साइज का है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बॉर्डरिंग आपके नेशंस है, कंट्रीज़ है, वो कुछ इस तरह से, नेदरलैंड आपके नॉर्थ में हो जाएगा और फ्रांस आपके साउथ में, और जर्मनी जो है वो आपका ये हो गया भाई ईस्ट में, ठीक है ना, इसके ईस्ट में, लेकिन पूरा एग्जैक्ट ईस्ट यहाँ आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में आएगा, ठीक है ना, ये कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे ये इसके नेबरिंग कंट्रीज है, आपको ये पता होना चाहिए। इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की आधी जनसंख्या, अगर हरियाणा की 2 करोड़ है तो आधी कितनी हुई, 1 करोड़ यहाँ पे है आपके बेल्जियम में। एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अब एथनिक कंपोजिशन क्या होती है, ये हमारे जैसे इंडिया में हम लोग कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई का, ये क्या है, रिलीजियस कम्युनिटी, तो वही हमारे एथनिक कंपोजिशन हुआ। तो यहाँ पे हम लोग जो बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी पढ़ने वाले हैं ना, तो वहाँ पे एथनिक कंपोजिशन लिंग्विस्टिक भी हो सकती है,
रीजनल भी हो सकती है और कम्युनिटी लेवल पे हो सकती है और रिलीजियस भी हो सकती है। तो ये ओवरऑल मिला के हम लोग बात करें ना तो वो होती है एथनिक कंपोजिशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर पॉपुलेशन की बात करें इस कंट्री की, बेल्जियम की, तो वहाँ पे दो एरिया आपको दिखाई देंगे। पहला है फ्लेमिश जो आपको ये कलर में दिखाई दे रहा है, दूसरा है वलोनिया। दो आपके एरिया हो गए। जैसे इंडिया का हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं तब हम लोग ऐसा जनरली मान लेते हैं, सोच लेते हैं कि भाई ऊपर जो है वो नॉर्थ इंडिया हो गया और साउथ वाला जो एरिया है वो साउथ इंडिया हो गया। ऐसा जनरली नहीं है बट हम लोग मान लेते हैं ऐसा। तो वैसे ही यहाँ पे जो बेल्जियम का आपको मैप दिखाई दे रहा है ये कंट्री है और यहाँ पे जो ये वाला एरिया है आपका फ्लेमिश इसको हम बोलते हैं और ये जो नीचे जो एरिया है साउथ वाला वो है वलोनिया, ठीक है। फ्लेमिश और वलोनिया दो एरिया हो गए, ठीक है। ये थोड़ा उसका कैपिटल है, बाद में हम लोग बात करेंगे। पहले फ्लेमिश को देखो आप, ये जो फ्लेमिश वाला एरिया है ना तो यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं। स्पेशली यहाँ इन लोगों में से जो 59% लोग हैं वो डच स्पीकिंग पीपल है। मतलब कि जो 100% अगर हम बात निकालें इस फ्लेमिश एरिया की तो उसमें से 60% लगभग लोग जो है ना वो डच लैंग्वेज है, एक फ्रेंच भी जैसे लैंग्वेज है। तो यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है? डच वालों की। और वलोनिया में मेजोरिटी किसकी है? फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की। ये आपके माइंड में हो जाना चाहिए सेट, क्योंकि यहाँ 40% है, ठीक है। चलो यहाँ अगर इस ब्रसल की बात करें तो वहाँ पे ये कैपिटल है और कैपिटल में लगभग अगर बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स और हो जाता है। देखिए ये मेजोरिटी में पूरा, ठीक है, 59 है ना, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाता है 20%। और जो ये जो 40% है इसका डबल हो जाता है, तब कि कैपिटल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा गंभीर हो जाती है और ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। और देखो यहाँ 59%, 40% और 1% आपका जर्मन हो गया, ये साइड में रहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा रंगीन और संगीन कैसे हो गई, यहाँ देखो जो फ्रेंच वाले लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल है, ठीक है। और इसी वजह से डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी वाले लोग हैं ना हमेशा बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हमेशा जो पहले कभी इनको बाद में मिला नहीं मिला था उसके लिए हमेशा रिसेंट किया, रिसेंट यानी प्रोटेस्ट किया। भाई फ्रेंच और हमारे इस डच वालों में एक कम्युनिटी वॉर या कम्युनल वॉर आप बोल सकते हैं, ये शुरू हो चुका था। एंड दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950 डिकेड्स एंड 1960s डिकेड। मतलब 1950 से लगा के 1970 तक बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी बेल्जियम की। ये कम्युनल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे फ्रेंच वालों के और हमारे डच वालों के बीच में। अब इस टेंशन को दूर कैसे किया उन्होंने? द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रसल। अब ब्रसल में तो आपको पता है 40% जो है 80% जो है वो फ्रेंच वाले थे और 20% आपके कौन थे? डच वाले। तो इस वजह से वहाँ जब प्रॉब्लम जो थी वो और भी ज़्यादा संगीन रही है। ब्रसल्स प्रेजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल रही। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, जैसा कि हमने बोला। ये है हमारा बेल्जियम की स्टोरी। अब हम लोग श्रीलंका की स्टोरी देख लेते हैं। श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है, कंट्री है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर 2 करोड़ लोग यहाँ है। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशियन रीजन श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। अब हमारा इंडिया भी साउथ एशिया का एक रीजनल कंट्री है, तो वैसे ही हमारा यहाँ पे भी ये श्रीलंका भी साउथ एशिया का रीजनल कंट्री है और ऊपर से आइलैंड है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है थोड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी आपको। कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे? तो यहाँ हम लोग अगर सोशल ग्रुप की बात करें तो सिंहला स्पीकर्स बहुत ज़्यादा है और तमिल स्पीकर भी है आपके 18% है। प्लस में यहाँ तमिल वालों में श्रीलंकन तमिल भी है 13% और इंडियन तमिल भी है 5%। ये जो तमिल स्पीकर है ना, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले, तो श्रीलंका के ओरिजिनल लोग जो है, जो श्रीलंकन तमिल है वो 13% है इसमें से, और जो रिमेनिंग 5% है वो इंडियन वाले भी है, ठीक है। और क्रिश्चियन लोग जो है वो 7% है। तो ये एक तरह से सोशल ग्रुप का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेट इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द
कंट्री। यहाँ ईस्ट वाले और नॉर्थ में जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है आपको वो तमिल वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका 13% है श्रीलंकन तमिल का, और इंडियन तमिल का आपके 5%। तो और ज़्यादातर जो सिंहला वाले हैं वो एकदम सेंट्रल जोन में है। मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम। जो सिंहला वाले लोग हैं जो वहाँ के इनहेबिटेंट हैं वो ज़्यादातर कौन है? बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म को मानने वाले। और जो तमिल है उसमें दो कैटेगरी है, कुछ लोग हिंदू हैं और कुछ लोग मुस्लिम हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस। In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. यहाँ अगर हम बात करें जो 59% है डच वाले वो मेजोरिटी में, और ये मेजोरिटी क्या कर पाएगी? एडवांटेज ले पाएगी और एडवांटेज कर सकती है ताकि अपनी इसी मेजोरिटी की के थ्रू वो अपनी कोई भी जो विल है, उसकी विल यानी इच्छा, वो किन के ऊपर डाल सकती है? फ्रेंच वालों के ऊपर या जर्मनी वालों के ऊपर। ये ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि वो 59% है तो फ्रेंच और जर्मन पे भारी पड़ सकता है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। दिस could lead to a very massive partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. और श्रीलंका में अगर बात करें, इन श्रीलंका द सिंहला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। यहाँ पे ऐसा उन्होंने किया है। हमारे जो श्रीलंका कंट्री है, हमारे नेबरिंग कंट्री में, वहाँ सिंहला की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, मेजोरिटी में, और इन्होंने अपनी विल को इम्पोज कर दिया था पूरी कंट्री में, है ना। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपन इन द बोथ कंट्रीज। तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म की जो पॉलिसी है वो फॉलो की थी। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या हुआ? जो मेजोरिटी में, मतलब हम लोग ज़्यादा है नंबर क्वांटिटीज़ में, तो हम लोग जो अपनी विल होगी उसी के अकॉर्डिंग इस कंट्री को फॉलो करेंगे। इसी को बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। क्या पॉलिसी है देख लेते हैं। श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ, ठीक है। द लीडर्स ऑफ सिंहला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। यहाँ के जो लोग थे, जो लीडर थे, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है ना गवर्नमेंट ऐसी फॉर्म करेंगे कि वहाँ पे जो ज़्यादातर डोमिनेंट वाली गवर्नमेंट बनेगी, मतलब कि जो मेजोरिटी के रहेंगे लोग उन्हीं की सरकार रहेगी। जैसे अभी तमिल वाले जो है वो कितने हैं? बिल्कुल 17%, तो उनका कोई नाम यहाँ पे नहीं आएगा, और हम 74% है ना, तो हमारी सरकार ही रहेगी, तमिल वालों की नहीं रहेगी। ऐसी पॉलिसी उन्होंने फॉलो की, उसी को बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। हमारे एक मेजोरिटेरियन पॉलिसी भी है ये। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडोप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजरमेंट्स टू एस्टैब्लिश सिंहला सुप्रीमेसी। इन 1956 एक्ट जो है वो पास हुआ, जिसमें पहली बार सिंहला लैंग्वेज को उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है। अब उन्होंने कैसे फॉलो किया भाई मेजोरिटेरियनिज्म? तो पहला तो उन्होंने एक कानून बनाया, ठीक है। श्रीलंका की बात कर रहे हैं हम लोग। कानून बना के क्या किया उन्होंने? सिंहला जो लैंग्वेज थी उसको आधिकारिक भाषा यानी कि गवर्नमेंटल लैंग्वेज बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है ना। और फिर क्या किया दूसरा स्टेप? गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for universities and positions and government job। यहाँ दूसरा जो बहुत बड़ा उन्होंने कहा कि वो है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़, मतलब हम प्रेफरेंस या रिजर्वेशन किन को ज़्यादा देंगे? जो सिंहला वाले एप्लीकेंट्स होंगे। अब जैसे तमिल वालों ने भी जॉब के लिए या यूनिवर्सिटी जो है नीट के लिए, ZEE के लिए उन्होंने भी फॉर्म भरे, लेकिन हम लोग किन को पहले सीट देंगे? जो सिंहला वाले हैं भाई, प्रेफरेंस उनका होगा ज़्यादा। तो यही है प्रेफरेंशियल पॉलिसी, ठीक है ना। तो उन्होंने ये भी फॉलो की, एक तो लैंग्वेज वाली, फिर ये जॉब वाली, एंड देन थर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब यहाँ पे इस रिलीजन को उन्होंने नेशनल रिलीजन भी बना दिया, ठीक है ना। ऐसा भी उन्होंने यहाँ पे 3 पॉलिसीज़ बना दी थी। All these governmental measurements coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils।
अब एलिनेशन का मतलब आइसोलेटेड या नेग्लेक्टेड या डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब एक तरह से ये जो पॉलिसीज आई थी, पहले लैंग्वेज वाली आ गई, फिर रिजर्वेशन वाली आ गई, और उसके बाद में बुद्धिज़्म यानी रिलीजियस भी आ गई। अब ये तीनों जो है ना एक के बाद एक जैसे आई, तो इन लोगों के बीच में जो वहाँ के तमिल थे, एलिनेशन उनके माइंड में आ गया कि भाई ये तो भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ में, हमारी कोई सुन ही नहीं रहे। दे फेल्ट दैट none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language or culture or even demands. ऐसा उनके माइंड में एकदम सेट हो गया, कंक्लूजन आ चुका था। They felt that the constitution and the government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and also ignored their interest. उन्होंने ये सब कुछ देख लिया कि हमारे साथ में तो बहुत बड़ा छलावा हुआ है, भेदभाव हुआ है। एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिंहला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड यानी बिकेम वॉर्स ओवर द टाइम। धीरे 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 सिंहला और तमिल वालों के बीच में जो है ना टेंशन, वो बहुत ज़्यादा, एक जो खाई छोटी सी थी, राई जो छोटा सा दाना था, वो राई का पहाड़ बन गया धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा भाई ऐसा आप करोगे दूसरों के साथ में, इक्वालिटी उनसे छीन लोगे, पॉलिटिकल राइट्स नहीं दोगे, और साथ साथ में डिस्क्रिमिनेशन करोगे, है ना, जॉब में या अपॉर्चुनिटीज़ में, और उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करोगे, तो क्या होगा? एक तरह से सिविल वॉर हो जाएगा। यही हुआ यहाँ पे। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल। फिर ये लोग जो थके हुए थे और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे, हार चुके थे गवर्नमेंट से, दे स्टार्टेड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने बोला कि तमिल हमारी क्या है, एक राष्ट्रीय भाषा होगी, राजभाषा होगी, एंड रीजनल ऑटोनॉमी भी उन्होंने डिमांड कर दिया। अब ये जो पार्टी बने उन्होंने, तो उन्होंने स्ट्रगल यहाँ पे शुरू कर दिया था, और इस स्ट्रगल में उन्होंने क्या डिमांड रखा? एक तो भाई हमारी तमिल जो है वो उसको लैंग्वेज बना दिया जाए, क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज, और हमें क्या चाहिए? रीजनल ऑटोनॉमी, यानी जहाँ जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वह हमारी गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ऐसी उन्होंने डिमांड कर दी। और देन इक्वालिटी फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन। ये जो है ना तमिल की जो पार्टीज़ बन चुकी थी श्रीलंकन तमिल लोगों की, तो उन्होंने स्ट्रगल किया और पार्टीज़ किया। तो क्या डिमांड किया आपको, ये अगर पूछा जाए तो ये तीन आपको पता होना चाहिए। पहला, तमिल लैंग्वेज उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। दूसरा, रीजनल ऑटोनॉमी, है ना, मतलब अपने एरिया वाइज उन्हें भी गवर्नमेंट बनाने का चांस मिलना चाहिए, वो होती है ऑटोनॉमी। और तीसरा होता है कि हमें एजुकेशन में, जॉब में इक्वालिटी चाहिए, भेदभाव नहीं, सीधी सी बात है। फिर बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटली डिनाइड। लेकिन बार बार उनकी इस डिमांड को, इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया, और इस अस्वीकार की वजह से बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम। तमिल एलम, ये जो रेड वाला है ना, स्टेट इसको बोलते हैं। एलम का मतलब स्टेट हो गया तमिल में। इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, यहाँ जो रेड वाला एरिया है, ये जो इनका एरिया है, किनका? तमिल वालों का, जो श्रीलंकन तमिल से और इंडियन तमिल से। इन्होंने बोल दिया कि भाई हमें अलग से स्टेट चाहिए अब तो, श्रीलंका से हट के, ठीक है ना। तो ऐसा 1980 के डिकेड्स में। क्यों? क्योंकि जब उनकी डिमांड नहीं मान रहे हो तो हमको अलग कर दो आप। द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और बहुत ज़्यादा ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सिविल वॉर क्या होता है? जब सिटीजन्स का जो सेम कंट्री के होते हैं उनमें अगर फाइटिंग होती है नेशनल लेवल पे, तो उसको बोलते हैं सिविल वॉर। एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। बहुत सारे लोग मर गए थे जब श्रीलंकन तमिल्स और हमारे सिंहला लोग आपस में फाइटिंग हुई, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज़। रेफ्यूजीज़ का मतलब ये हुआ कि आप एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हो जहाँ आपको शरण नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या हो जाओगे? रेफ्यूजीज़। एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइफ एज वेल, और लाइवलीहुड भी, मतलब पूरा आजीवन घर बार सब कुछ छूट जाना। यू हैव ऑलरेडी रेड इन चैप्टर नंबर 1 ऑफ द इको अबाउट श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, जो आपने पढ़ लिया होगा इको का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें जो श्रीलंका है उसका रिकॉर्ड अच्छा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये भले ही ऐसा हो, लेकिन एक तरह से पॉलिटिकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, सोशल कॉन्टेक्स्ट में कोई कंट्री और भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है।
है ना। तो वहाँ भले आप देखोगे इकोनॉमिक अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड टेरिबल सेटबैक ऑफ द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। अब हम लोग यहाँ पे ये जो था वो आपके श्रीलंका के बारे में था, ठीक है ना। अब हम लोग बेल्जियम के बारे में देखने वाले हैं कि बेल्जियम में क्या सिचुएशन हुई है। एकोमोडेशन जो है ना एक पॉलिसी है, जैसे कि मेजोरिटेरियन जो हमने पॉलिसी पढ़ी थी श्रीलंका की, तो यहाँ उसके अपोजिट में है एकोमोडेशन। ये पॉलिसी फॉलो की है बेल्जियम ने, और यहाँ पे क्या हुआ, इसका क्या रिजल्ट हुआ, ये हम लोग देख लेते हैं। सो बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ। They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. In 1970 to 1993, they amended their constitution 4 times. अब देखो यहाँ पे भी फ्रेंच और डच वालों के बीच में प्रॉब्लम था, वैसा ही प्रॉब्लम जैसा कि आपके सिंहला और तमिल वालों के पास में था, है ना। सेम प्रॉब्लम थी, अलग अलग भली डिमांड हो, लेकिन प्रॉब्लम तो सेम ही थी कि भाई हमें ये इक्वालिटी चाहिए जॉब्स में, एजुकेशन में, सभी चीज़। यहाँ पे ऐसा तो मेजोरिटेरियन जैसा नहीं था, चलो बेल्जियम में हम लोग मान लेते हैं, बट फिर भी टेंशन तो थी कम्युनिटी लेवल पे। तो यहाँ पे कैसे हैंडल किया इस सिचुएशन को, और दोनों कंट्री ने कैसे कैसे पॉलिसीज़ को फॉलो किया, वो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल समझना चाहिए। तो यहाँ बेल्जियम वालों ने क्या किया, यहाँ के लीडर ने थोड़ा सा अलग से रास्ता अपनाया। उन्होंने क्या किया, इस जो रीजनल डिफरेंसेस जो चल रहा था और कल्चर जो डाइवर्सिटी जो थी उसको उन्होंने समझा, और उन्होंने 1970 से लगा के 1993 में यहाँ तक आते आते 4 बार अपने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया। दिस इनेबल्ड एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। यानी सिविल वॉर जैसा एक अंश भी नहीं हुआ, मतलब एक थोड़ी सी भी सेकंड के लिए सिविल वॉर होने नहीं दिया। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। यहाँ इन लोगों ने जो अरेंजमेंट किए हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया, वो किसी भी कंट्री में नहीं किया गया था। ये बिल्कुल ही नया था, इनोवेटिव था। क्या था, some of the elements of the Belgium model you can see the constitution prescribed the number of Dutch and French speaking minister shall be equal in the central government। उन्होंने बोल दिया कि जो केंद्र सरकार होगी, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को बच्चों केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार भी बोल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारी नेशनल गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही है पूरी कंट्री के लिए, तो वहाँ डच वाले मिनिस्टर और फ्रेंच वाले मिनिस्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहला तो ये किया। फिर सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर कुछ स्पेशल लॉ बनाने हैं तो वहाँ मेजोरिटी के मेंबर के थ्रू या लिंग्विस्टिक के हिसाब से हम लोग लॉ बनाएंगे, ऐसा नहीं कि मन मर्जी से बनाएंगे। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। यानी कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी, चाहे डच की हो चाहे वो फ्रेंच की हो, अपने आप कोई भी डिसीजन नहीं लेगी, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ लिया करता था, है ना, याद आया। PRI में हमने ये भी पढ़ा, और बहुत सारे मैक्सिको की गवर्नमेंट में भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे क्या, ये एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों आपको कि ये इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे नहीं होगा। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। यहाँ जो सरकार बनी थी, तो नेशनल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने स्टेट गवर्नमेंट को पावर शेयरिंग किया। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो डिफरेंट है और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट है, किसी की सबॉर्डिनेट नहीं है। सबॉर्डिनेट का मतलब इसके अंडर में, यानी ये इंडिपेंडेंट है, ये सबॉर्डिनेट बिल्कुल नहीं है। ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ ब्रसेल में हमने कम्युनिटी लेवल पे देखा कि फ्रेंच वाले 80% है ना, 80% है, और जो 20% कौन है, आपके डच वाले। फिर भी हमने क्या बोला कि गवर्नमेंट में तुम लोग इक्वल होंगे, ये भी उन्होंने अरेंजमेंट किया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government।
ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे उन्होंने सभी के लिए इक्वालिटी प्रोवाइड किया है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ सेंट्रल में भी उन्होंने बराबर कर दिया और स्टेट में भी बराबर कर दिया और कैपिटल में भी बराबर कर दिया। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट थी जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट, दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज और कम्युनिटी लाइक डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, कहाँ वो रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, बस उनकी एक लैंग्वेज के लिए, जो कि उनकी लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज के लिए उनकी कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट भी रहेगी। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग द कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। इस गवर्नमेंट के पास में जो कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट है उसके बाद में कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में भी पावर रहेगा। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब आपने जो बेल्जियम मॉडल को अभी हमने पढ़ा कि भाई उन्होंने एकोमोडेशन पॉलिसी फॉलो की, तो बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है। आप बोलोगे इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग, मतलब सबके लिए एक कम्युनिटी लेवल की गवर्नमेंट हो जानी चाहिए। फिर लैंग्वेज के हिसाब से गुजरातियों के लिए अलग, मारवाड़ी के लिए अलग, है ना, तो वो ऐसा हो जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये एक कॉम्प्लिकेटेड है, इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। दे हेल्प्ड to avoid civic strife यानी civil war between the two major communities and a possible division of the country on the linguistic lines। ये आपको नोट करने हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। When many countries of Europe came together to form the European Union यानी EU जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ब्रसेल was selected as its headquarters। क्यों? क्योंकि भाई मॉडल है ना उसका। अब देखो, what do we learn from these two stories of Belgium and श्रीलंका। तो हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि दोनों जो है वो डेमोक्रेसीज़ है ना। यहाँ बेल्जियम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आपका श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। बोथ आर डेमोक्रेसीज यट दे डील्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। श्रीलंका ने किस तरह से किया, है ना, और बेल्जियम ने क्या किया। यहाँ मेजोरिटेरियन, श्रीलंका ने मेजोरिटी की सरकार होगी भाई, और यहाँ जो बेल्जियम जो था उसने बोला नहीं, कम्युनिटी की, हर एक कम्युनिटी की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। बेल्जियम के लीडर्स जो थे, दे रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल only by respecting the feelings and interest of the different communities and regions. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for the sharing of the power. श्रीलंका में थोड़ा सा डिफरेंट था। It shows us that if a majority community wants to force its dominance or will over others and refuses to share the power, it can undermine the unity of the country। यानी कि श्रीलंका की कहानी से हमें ये पता चला है कि भाई देश जो है ना उसका बंटवारा हो सकता है, ठीक है ना। ये अंडरमाइन कर दिया यूनिटी को और यहाँ पे उसने यूनिटी बनाए रखा, है ना। तो ये अब तक आपको समझना चाहिए। अब हम लोग अगर ये समझ चुके हैं तो पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है या नहीं है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। पावर शेयरिंग इज़ रियली डिज़ायरेबल और नॉट। Imposing the will of the majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run, it undermines the unity of the nation. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruins to the majority as well। दोनों का मतलब एक तो लॉस होता है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, स्पिरिट का मतलब एक तरह से फीलिंग, एक तरह से आत्मा है। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग है तो डेमोक्रेसी है, अदरवाइज वो डेमोक्रेसी एक्यूट नहीं है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व पावर शेयरिंग विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड वो हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। मतलब कि जो रूलर्स होते हैं डेमोक्रेसी में, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, अब वो किन के बेसिस पे चलाते हैं, जिन्होंने मतलब वोट किया है, इलेक्शन दिया ना भाई। अंगूठा नहीं दिखा रहा हूँ मैं, वोटिंग पे गए, हमने आपको क्या अंगूठा नहीं दिखाया, हमने वोट किया है, तब आपकी गवर्नमेंट है। मतलब जो आप पॉलिसी बनाओगे, लॉ बनाओगे, वो हमको ही अफेक्ट होने वाली है, तो आप हमारे लिए अच्छी बना दो, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारे सामने आती है ये बात। और इसलिए
पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है, इसके लिए हमारे पास में दो कारण हैं। एक है प्रूडेंशियल, दूसरा है मोरल। प्रूडेंशियल में अगर बात करें तो ये एक ऐसा अच्छा है पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल में कि प्रूडेंशियल जो रीजन है वो बताता है कि इट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, है ना। तमिल और सिंहला के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हिंदू मुस्लिम के बीच में हो रहा है, तो पावर शेयरिंग एक प्रूडेंशियल जो रीजन है वो बताता है कि इससे क्या नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा भाई, इसलिए बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है। और इट आल्सो इंश्योर ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर एज वेल एज यूनिटी ऑफ द नेशन, है ना। तो एक तो पॉलिटिकल ऑर्डर जो है ना वो भी स्टेबल रहता है एंड इट विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, ये प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है। दूसरा, अब हम लोग मॉरल में अगर बात करें तो सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। दूसरा, पीपल गेट राइट टू बी कंसल्टेड ऑन द गवर्नेंस। आल्सो एम्फेसाइज दैट पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, ये मॉरल वैल्यू आ जाता है इसमें, ये मॉरल रीज़न है कि भाई अब आपको पूछा जाए कि भाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल कैसे, तो आप बताओ कि सर इसके दो कारण हैं। पहला है प्रूडेंशियल कारण, तो इसमें ये पॉइंट्स, और दूसरा सर मॉरल जो कारण है हमारा वो ऐसा है। अब इस प्रूडेंशियल में हमने क्या बोला कि कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, पॉलिटिकल ऑर्डर एकदम स्टेबल रहता है और अच्छे आउटकम देता है। फिर यहाँ मॉरल में क्या, सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं सर इसमें, अच्छा ये भी है, लोग जो है ना खुद भी कंसल्टेशन इसमें कर लेते हैं गवर्नमेंट में, ये भी अच्छा है। और दूसरा कि पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी है सर, वैल्यू बढ़ा देता है अपनी भी कि भाई हम भी गवर्नमेंट के पार्ट है ना। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए। और आगे हम लोग देखते हैं, NAT स्टडीज़ इन डच मीडियम स्कूल in the northern region of Belgium. Many French-speaking students in her school want the medium of the instruction to be French. अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। Selvi studies in a school in the northern region of Sri Lanka and all the students in her school are Tamil speaking and they want the medium of the instruction to be Tamil. अब यहाँ पे बच्चों में टेंशन हो रहा है कि भाई किस तरह का मीडियम होना चाहिए। इफ़ द पेरेंट्स ऑफ एनिट एंड सेल्वी वर टू अप्रोच रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स टू रियलाइज द डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड वो इज़ मोर लाइकली टू सक्सीड एंड वाई यू नीड टू थिंक एन आंसर, है ना। सो अब हम लोग थोड़ा खलील का भी डिलेमा देख लेते हैं कि भाई उसको भी बहुत ज़्यादा डिलेमा था। एज यूजल विक्रम्स वाज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर ए वॉव ऑफ साइलेंस एंड वेताल जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वाज पिलियन राइडर, और ये भी मतलब एक तरह से इसके ऊपर राइड किया हुआ था, ठीक है ना। एज यूजुअल वेताल स्टार्टेड टेलिंग विक्रम अ स्टोरी टू कीप हिम अवेक वाइल ड्राइविंग। अब ये ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसको जागने के लिए ये विक्रम और बेताल की कहानी आप लोगों ने पहले से सुनी हुई होगी। ये थोड़ी सी स्टोरी अलग है, विक्रम और बेताल कहानी सुनाते हैं, स्टोरी टेलर है ना, तो हम लोग ये सुन रहे थे। This time the story went as follow. In the city of Barrett there lived a man called Khalil. एक गांव है जिसका नाम बैरट है, यहाँ पे एक आदमी रहता था जिसका नाम था खलील, ठीक है। His parents came from different communities. इसके जो पेरेंट्स थे मम्मी पापा वो अलग अलग कम्युनिटीज से थे। अब वो कैसे, उसके पापा जो थे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और मम्मी जो थी वो एक सुन्नी मुस्लिम है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपोलिटन सिटी। ये जो बैरट है इसमें ये मतलब अनकॉमन नहीं था। पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज दैट लिव्ड इन लेबनान केम टू लिव इन its capital, Beirut. They lived together, intermingled, yet fought a bitter civil war among themselves. One of the Khalil's uncle was killed in that war. अब यहाँ पे खलील के जो अंकल है वो इस वॉर में, जो कि सिविल वॉर चल रहा है, सिविल वॉर क्या होता है हमने अभी पढ़ा, ठीक है ना, तो वहाँ उनके वो मर जाते हैं। एट द एंड ऑफ दिस सिविल वॉर लेबनान्स लीडर कैम टुगेदर एंड अग्रीड टू सम बेसिक रूल्स फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों के बीच में पावर शेयरिंग की उनके लीडर्स ने बात की। As per these rules, the community's president must belong to the Maronite sect of Catholic Christian. यहाँ पे रूल बना दिया गया है कि भाई जो भी इस कंट्री का लेबनान का प्रेसिडेंट बनेगा ना तो वो इस सेक्ट से ज़रूर बिलोंग करता हुआ
होना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी, ऐसा भी रूल बना दिया गया। एंड द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट एंड दैट ऑफ द स्पीकर फॉर सियाज मुस्लिम। अब यहाँ पे इनके लिए अलग अलग जो है वो जो गवर्नमेंट की जो पोस्ट है उनका डिवीजन हो गया एज पर द कम्युनिटी। अंडर दिस पैक्ट इन पैक्ट यानी एग्रीमेंट, Christians agreed not to seek French protection and the Muslim agreed not to seek unification with the neighboring state of Syria. यहाँ पे ये भी उनके बीच में समझौता हो गया। When the Christians and Muslim came to this agreement, they were nearly equal in the population. Both sides have continued to respect this agreement. Through now, the Muslims are in clear majority. खलील डज नॉट लाइक द सिस्टम वन बिट, लेकिन खलील को पसंद नहीं था। ही इज़ अ पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजिशन इज आउट ऑफ हिज रीच, बैड फ्रॉम him. He does not practice either his father's or his mother's religion and does not wish to be known by either. He cannot understand why Lebanon cannot be like any other normal democracy. Just hold an election, allow everyone to contest, and whoever wins the maximum votes should become the president, no matter which community he or she is from. यानी कि ये कहना ये चाहता है कि भाई ये उस पैक्ट से उस अग्रीमेंट से खुश क्यों नहीं है खलील। खलील इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वालिटी दिया गया है। ये लाइन में जो आपको दिखाई दे रही है ना वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल नज़र आ रहा है। क्या कि भाई सभी को ये इक्वालिटी दिया गया है कि भाई अब इलेक्शन होगा और इलेक्शन में जो भी आपको अगर कॉन्टेस्ट करना है तो आप कॉन्टेस्ट करो, जो ज़्यादा मैक्सिमम आपके वोट लेके आता है वो आपके उस कंट्री के जो पोस्ट होती है वहाँ पे चला जाएगा, जैसा कि नॉर्मल ज़्यादातर कंट्रीज़ में होता है। ये कम्युनिटी लेवल पे ऐसा इससे पसंद नहीं था। फिर क्या हुआ, वाई कांट वी डू दैट लाइक इन अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, ही नाउ आस्क टू ऑल ऑफ यू, आपसे ये सवाल कर रहा है। So his elders who have seen the bloodshed of the civil war tell him that the present system is the best guarantee for the peace. The story was not finished, but they had reached the TV tower where they stopped every day. Vettel wrapped up quickly and posed his customary question to विक्रम। विक्रम से वो सवाल करता है, इफ़ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स इन लेबनान व्हाट वुड यू डू, टेल मी, थिंक एंड आंसर। तो आप अच्छे से सोचो इसके बारे में, आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हो। वुड यू अडोप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड बाय एवरीवेयर एज कलीज सजेस्ट और स्टिक टू द ओल्ड रूल्स, ये भी आपको सोचना है, और डू समथिंग एल्स, ये सब सोच के मुझे आंसर चाहिए, ऐसा बेताल ने विक्रम से कहा। Vettel did not forget to remind Vikram of other basic fact. If you have an answer in your mind, yet don't speak up, your mobile will freeze and so will you. चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग में वो है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे पावर शेयरिंग किस तरह से होती है। Let's talk about form of power sharing. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. Undivided जब political power का सिस्टम था या उसकी दौर चल रही थी, उनके अपोजिशन में पावर शेयरिंग का ये जो आइडिया है वो emerge हुआ। For a long time, it was believed that all the power of a government must reside in one person or group of person located at one place. ज़्यादातर जो आइडिया में आया है वो ऐसा आया था कि भाई गवर्नमेंट के पास जो पावर है ना वो कहाँ होनी चाहिए, या तो एक आदमी के पास में या ग्रुप ऑफ पर्सन के पास में एक ही जगह पे होनी चाहिए, ऐसा बोला गया था। इट वाज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, अगर ये पावर जो है हम लोग डिस्पर्स करने वाले हैं यानी कि डिवाइड करने वाले हैं, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस and to enforce them. But these notions have changed with the emergence of the democracy. One basic principle of the democracy is that people are the source of all the political power. In a democracy, people rule themselves through the institution of self-governance. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views
that exist in a society. Everyone has a voice in the shaping of the public interest or policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. Power is shared among different organs of the government. इसलिए पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म. अब आपके यहाँ पे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात हम लोग करने वाले हैं किस तरह से. तो आजकल की जो आधुनिक आपके प्रजातंत्र है उनमें अलग अलग तरीके होते हैं पावर शेयरिंग के. जैसे कि लेट्स लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन जो अरेंजमेंट है वो इस तरह का है. पहले तो होता है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. आपने और हमने ये पढ़ा कौन सा हुआ, लेजिस्लेचर, है ना, ये भी हमने कहा व्यवस्थापिका. फिर दूसरा जो है हमारा एग्जीक्यूटिव जिसे हम कार्यपालिका बोलते हैं. और तीसरा जो है वो जुडिशरी जिसे हम लोग न्यायपालिका बोलते हैं. ऑर्डर है ना. तो एक तो ये तरीका हो गया आपका इसमें, है ना. सो इट रिजल्ट्स इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन. ये अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इसमें पावर शेयरिंग में बैलेंस बना रहता है. मतलब किसी के पास ज़्यादा नहीं है, किसी के पास कम नहीं है. तो आपको ये पूछा जाए कि भाई ये जो लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव पावर शेयरिंग है इससे फ़ायदा क्या है. इससे ये फ़ायदा है कि सर पावर शेयरिंग का बैलेंस बना रहता है. दैट्स ऑल. इन अ डेमोक्रेसी इवन दो ministers and government officials exercise power and they are responsible to the parliament or state assemblies. यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर होते हैं लेजिस्लेचर में और एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, ये एक दूसरे के भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्लियामेंट के और स्टेट में जो असेंबलीज होती हैं उनके लिए भी वो अकाउंटेबल होते हैं, यानी रेस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड सिमिलर केस इज विद द जजेस में यही होता है. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. और इसी को जो ये हम लोग देख रहे हैं ना, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये आपके पैरेलल है इसी वजह से. और दूसरा इस सिस्टम को हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंसेस. पावर कैन आल्सो बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल्स. अलग अलग लेवल में भी आपके पावर शेयरिंग कर सकते हैं. जैसा कि पहला हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरा हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा आपका लोकल गवर्नमेंट, है ना. तो सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, इसको हम बोलते हैं. ये जनरल गवर्नमेंट होती है सेंट्रल. सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट, जो पूरी कंट्री के लिए होती है. जैसे कि भारत सरकार, अब भारत सरकार है ना पूरे भारत के लिए. अब आपके गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार, ये आपके स्टेट या प्रोविंशियल या रीजनल लेवल की गवर्नमेंट होती है. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना. तो ये फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है ना. आप फेडरल गवर्नमेंट बोल सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हो, यूनियन गवर्नमेंट बोल सकते हो, जनरल गवर्नमेंट बोल सकते हो, इतने नाम है. इन इंडिया वी रेफर टू इट, ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट. दूसरा आता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार होता है. तो आपके अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपके क्या हो गए, राज्य सरकार होगी. 28 स्टेट से 2026 में अभी तो आपको 28 जो है ना स्टेट गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगी. द गवर्नमेंट्स एट द provincial or regional level are called by different names in the different countries. In India, we call them state governments. This system is not followed in all the countries. There are many countries where there are no provincial or state governments. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें आपके राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार आपको देखने को नहीं मिलेगी. बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स, लेकिन उन कंट्रीज में जैसे कि हमारी कंट्री है वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और जहाँ पे अलग अलग लेवल है गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ऐसे अगर लेवल है तो कौन यहाँ पे प्रोटेक्शन करता है या फिर लॉ बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ होता है जो सभी को पावर शेयरिंग का ले डाउन कर देता है, यानी नियम कायदे बना देता है, निर्धारित कर देता है. दिस इज़ वॉट द डिड इन बेल्जियम, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही था जिसने बेल्जियम में किया था, बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका. लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो श्रीलंका का था मेजोरिटेरियन पॉलिसी वाला, उसने रिफ्यूज़ कर दिया था. तो क्या हुआ, है ना, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है ना भाई. तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए, दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. अगर ये पावर शेयरिंग हो रहा है तो ये आपका फेडरल डिवीजन हो जाता है पावर का, ठीक है ना. ये क्या होता है, ऊपर से नीचे,
है ना, ये आपको समझना चाहिए। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी जो है ना आपके, अब हम लोग बात कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट के बाद में स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद में लोकल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, पावर शेयरिंग आपके लोकल गवर्नमेंट में करेगी। तो लोकल में आपके दिखेंगे और भी लोअर आपके गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, म्यूनसिपैलिटी आपके शहरों के लिए, पंचायत आपके गाँवों के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और फिर पावर शेयरिंग का थोड़ा और देख लेते हैं। पावर में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। हमारी जो पावर है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट के सिस्टम में और लेवल में तो शेयरिंग होता ही है। यहाँ हमारे सामाजिक समूह में और धार्मिक समूह में और भाषाई ग्रुपों में, जैसे कि भाषाई ग्रुप मतलब एक तरह से गुजराती लोगों का, फिर एक तरह से मारवाड़ी लोगों का, ये ग्रुपिंग हो जाता है लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो इनमें भी पावर शेयरिंग होता है। यहाँ आप देख सकते हो रिलीजियस मतलब धर्म से संबंधित और लिंग्विस्टिक आपके अलग अलग लैंग्वेज वाले। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ द अरेंजमेंट। इन सम कंट्रीज देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल and legal arrangement where socially weaker section and women are represented in the legislatures and administration। ज़्यादातर ये कंट्री में आप देखने को आपको मिलेगा सोशली वीकर सेक्शन। जो 9th में आप लोगों ने SC BC पढ़ा है, OBC ST SC, ये जो सोशली वीकर सेक्शन है इनका हम लोग क्या देते हैं, रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन के थ्रू, और वुमेन को भी, है ना। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये सोशल ग्रुप है जिनमें हम लोग पावर शेयरिंग कर रहे हैं, उनके पास पावर है, ये कोई छीन नहीं सकता है। रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, रिजर्वेशन है 33% वुमेन के लिए। तो मतलब अब जो है वो 33% जो सीट है वो वुमेन को ही मिलेगी, उसके ऊपर कोई दूसरा क्लेम नहीं कर पाएगा। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, याद आ रहा है, इन द असेंबली एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। तो हमने ये सब पहले से बात कर लिया था। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस in the government and the administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government। मतलब एक तरह से भेदभाव उन्हें ना लगे, है ना। तो ये भी हमें समझना चाहिए। This method is used to give minority community a fair share or chance in the power। In chapter number 3 we shall look at various ways of accommodating social diversities। Power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movement control or influence those in power। तो यहाँ पे एक तरह से सोशल हो गया। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी हम लोग पावर शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये चौथा है। पहला तो हो गया आपका ऑर्गन्स के हिसाब से, फिर जुडिशरी वगैरह ये हमने मतलब वर्टिकली कर दिया। एक हॉरिजॉन्टल हो गया जैसे लेजिस्लेचर, आपका जुडिशरी और फिर आपके एग्जीक्यूटिव, ये एक तरह से पैरेलल हो गया, वो हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। इसी को हम बैलेंस एंड चेक बोलते हैं। और दूसरा आपका हमने बोला लेवल वाला। अब लेवल वाला यानी फेडरल स्ट्रक्चर, कहाँ पे, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब कैसे, जो यूनियन गवर्नमेंट है तो यूनियन गवर्नमेंट जो टॉप नंबर पे है, फिर स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद में नीचे लोकल गवर्नमेंट, वो वर्टिकल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, उसके बाद में हमने सोशल पढ़ा, ओबीसी वगैरह, वुमेन वगैरह, है ना। अब है हमारा 4th नंबर का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी हम लोग पावर शेयरिंग करते हैं। हमारे पास में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वाले होते हैं, अलग अलग पार्टीज, और प्रेशर ग्रुप भी होते हैं, दबाव समूह, इनको हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे। फिर बहुत सारे मूवमेंट करने वाले इन्फ्लुएंशियल जो भी लोग भी होते हैं ना, उनको भी पावर यहाँ पे गवर्नमेंट में मिलता है डेमोक्रेसी में। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर्स, है ना। डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम किसको नेता बनाएं, कौन हमारे लिए अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो। इन द कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टैक्स द फॉर्म ऑफ competition among different parties। such competitions ensure that power does not remain in one hand। अगर ऐसा होता तो हिटलर जैसा हो जाता है, जो 9th में आपने पढ़ा। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड among different political parties that represent different ideologies and social groups। Sometimes this kind of sharing can be direct when 2 or more parties form an alliance। जो आपका गठबंधन सरकारें बनाती हैं, तो इस तरह की भी पावर शेयरिंग का हम लोग डिज़ाइन कर देते हैं। If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share the power। In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers।
तो इनके भी राइट्स होते हैं, इनके भी आपके क्या होंगे भाई, सिटीजन भी है ये भी, तो इनके पास में भी पावर शेयरिंग का होना चाहिए। तो ये सब के पास में आपके पावर शेयरिंग का, यानी इनके भी यूनियन बने होते हैं। ट्रेड यूनियन आपने देखा होगा, रिक्शा वालों के यूनियन देखा होगा, ये सारे क्या है, पावर शेयरिंग में आता है। बिल्कुल, ये एक तरह से लॉ है। दे आल्सो विल हैव अ शेयर इन द गवर्नमेंटल पावर इधर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये इस तरह से वो कर सकते हैं। इन योर चैप्टर नंबर 4 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशराइज ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट के बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। सो थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहो, ऑलवेज कीप लर्निंग, और हमेशा हैप्पी लर्निंग के साथ में, और लाइक एंड सब्सक्राइब आपका यहाँ पे रह जाता है, तो आप वो करते रहो। और जो भी कुछ आपको आनंद आ जाए तो लाइक इम्प्रेशन भी दबाते जाइएगा, और जो आपके पास में घंटी का आइकन है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।